देखो, मैं जानता हूं कि कविता सुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी वो बात कर रहा था कि मैं टीचर था और ये था और वो था। हीरामणि वैष्णव बहुत अच्छे टीचर थे। हमारे विस्तर जी बैठे हैं, ये भी पढ़ाते थे बच्चों को। इन्होंने एक बार बच्चों को इतना, अब मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि कविता सुनना क्या हो गया आजकल। इन्होंने बच्चों को इतनी कविता सुनाई, विस्तर जी ने इतनी कविता सुनाई कि सुन सुन के बच्चों का दिमाग खराब हो गया, वो फेल होना शुरू हो गए। शिक्षा अधिकारी तक खबर पहुंची। शिक्षा अधिकारी ने गुस्से में इनकी शिकायत मुख्यमंत्री जी से कर दी, योगी जी से। योगी जी का दिमाग खराब, इनका तबादला मुर्गी पालन विभाग में कर दिया। ये जैसे ही मुर्गी पालन विभाग में पहुंचे तो डर के मारे मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिए। फिर योगी जी तक खबर पहुंची। योगी जी ने फोन किया, बोले बिस्तर जी, तुम्हारे चक्कर में मुर्गियां अंडे नहीं दे रही हैं। अगर कल से मुर्गियों ने 2-2 अंडे नहीं दिए तो समझना तुम्हारी खैर नहीं। बिस्तर जी का दिमाग खराब। ये बंदूक लेके पहुंचे, बोले सुनो मुर्गियों, कल से अगर 2-2 अंडे नहीं दिए तो तुम्हारी खैर नहीं, सबको मार के खा जाऊंगा। दूसरे दिन डर के मारे मुर्गियों ने 2-2 अंडे दे दिए। 2 अंडे, 2 अंडे, 2 अंडे। एक ने एक ही दिया। बिस्तर जी का दिमाग खराब। बोले क्यों, जब सब ने 2 दिए तो तूने एक क्यों दिया? बोले साहब, वो तो मैंने आपके डर के मारे दे दिया, मैं तो मुर्गा हूं। ये कवियों की स्थिति। मैं अभी मथुरा आया था, जब मफतलाल जी भाई साहब के कार्यक्रम में, वहाँ एक मेला लगा तो मफतलाल जी मुझसे बोले कि दीपक दनादन आ, तुमको मेला घुमा के लाते हैं। मैंने कहा चलिए भाई साहब। हम मेला घूमने गए तो देखा एक आदमी गधे को लेके खड़ा। उसने गधे के ऊपर एक शर्त लिख के रखी कि जो इस गधे का सिर बिना हाथ लगाए नामे हिला के दिखाएगा उसको 10,000 रुपये नगद दिए जाएंगे। सबने कोशिश कर ली, कोई कुछ नहीं कर पाया। मैं गया, मैंने धीरे से गधे के कान में कुछ कहा, गधे ने फौरन नामे से हिला दिया। उस आदमी का दिमाग खराब, उसने मुझे 10,000 रुपये दिए। बोले मेरे बाप, तूने इसके कान में कहा क्या? मैंने कहा कुछ नहीं भाई साहब, सिर्फ इतना ही कहा, कवि हूं, कविता सुनाऊं। अच्छा, अगली बार हमने चक्कर लगाया तो पट्टे ने 2 शर्त रख दी। जो इस गधे का सिर हाँ में हिलाएगा, फिर ना में हिलाएगा, उसको 20,000 रुपये दिए जाएंगे। फिर सबने कोशिश कर ली, कोई कुछ नहीं कर पाया। फिर मेरा नंबर आया, मैंने धीरे से गधे के कान में कुछ कहा, गधे ने फौरन हाँ में सिर हिला दिया। दूसरी बार कहा, फौरन ना में सिर हिला दिया। उस आदमी का फिर दिमाग खराब, उसने मुझे 20,000 दिए। बोले मेरे बाप, अब क्या कहा? मैंने कहा कुछ नहीं भाई साहब, सिर्फ इतना ही कहा, पहचाना? सुनाऊं? ताली आ नहीं रही है। अगर ऐसे ताली बजाओगे तो भगवान कसम हम कभी शहीद हो जाएंगे। अभी वृंदावन गया, एक कवि सम्मेलन में मैंने बड़ी देर तक कविता सुनाई, लेकिन किसी ने ताली नहीं बजाई। मेरा दिमाग खराब। मैं जोर से चिल्लाया कि लगता है यहाँ जितने बैठे सब कसम खा के आए कि ताली नहीं बजाएंगे। लेकिन मैं भी कसम खा के आया कि ताली तो बजवा के रहूंगा, नहीं तो किसी बिल्डिंग से जाके कूद जाऊंगा। पब्लिक में से एक उठा, बोला सांच चल, धक्का मैं लगाऊंगा। ऐसा ना हो जाए। आप लोग बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। और आइए, मैं एक व्यंग के कवि को यहाँ बुलाना चाहता हूँ, जो व्यंग करते हैं राजनीति पे, समाज पे, जो स्थितियाँ आसपास देखते हैं। हास्य और व्यंग में बड़ा बारीक अंतर होता है। हास्य वो होता है जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। हीरामणि करके गया, हमने आपको कुछ चीज़ें सुनाई, टिप्पणियाँ सुनाई, और आपने ठहाके लगा दिए। जैसे एक बल्ब, हमने स्विच दबाया और बल्ब जल गया। व्यंग एक ट्यूबलाइट की तरह होता है। जैसे हम स्विच दबाते हैं, ट्यूबलाइट बड़ी बड़ी देर में जलती है, लेकिन जब उसकी रोशनी फैलती है तो हमारे मानस पटल पे छा जाती है। व्यंग बिल्कुल उसी तरह है, बड़ा बारीक होता है, थोड़ी देर में समझ आती है, लेकिन जब समझ में आती है तो जीवन भर हमें याद रहता है कि यार क्या बात कही थी सामने वाले ने। व्यंग क्या होता है, एक व्यंग का उदाहरण देता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आप व्यंग कितना समझते हैं। अलीगढ़ वालों और ज्ञान महाविद्यालय के प्यारे बच्चों और जितने शिक्षक यहाँ बैठे हैं, देखना चाहता हूँ कि आप व्यंग कितना समझते हैं। पन्ना के एक बड़े व्यंग्यकार हुए सुरेश पराग। उन्होंने एक व्यंग किया कि लालू ने जब चारा खाया तो चारा बेचारा ये सोचकर शर्माया। लालू ने जब चारा खाया तो चारा बेचारा ये सोचकर शर्माया कि जब मुझे गाय खाती थी तो मैं गोबर बनता था। नहीं आया।
अगला व्यंग, अब वो सुबह समझ में आएगा किसी किसी को। अगला व्यंग देता हूं। देश के बड़े व्यंग्यकार हैं तेज नारायण बेचैन, उन्होंने बड़ा अच्छा व्यंग किया कि लोकसभा में जब सांसदों ने प्रस्ताव रखा कि सांसदों के मनोरंजन के लिए यहाँ चिड़ियाघर होना चाहिए, तो हमने कहा उसकी क्या जरूरत है जबकि आप लोग हो। आपकी हंसी को मैं यहाँ बरकरार रखना चाहता हूँ, इसलिए एक हंसी के ऐसे कवि को बुलाना चाहता हूँ जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लगातार बनाए रखेगा। उसका नाम होता है हीरामणि वैष्णव। इतना हाजिर जवाब आदमी, ये भारत माता की जय कर रहे थे, देश की बात कर रहे थे, वो भी देश की बात करता है। जब स्कूल में पढ़ता था तो प्रभात फेरी जब निकलती थी 15 अगस्त पे, तो ये लड़कियां आगे आगे और ये पीछे पीछे, लड़कियां आगे आगे और ये पीछे पीछे, और जोर जोर से नारे लगा रहा, देश की रक्षा कौन करेगा, ये बोले हम करेंगे हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा, लड़कियां आगे और ये पीछे, बोले देश की रक्षा कौन करेगा, ये बोले हम करेंगे। मैंने कहा कोरे कहाँ है देश, बोले वो क्या आगे जा रहा। इतना हाजिर जवाब आदमी। अभी हम एक कवि सम्मेलन से लौट रहे थे, ट्रेन की आखिरी बर्थ पे हम लोग थे, हमारे सामने की बर्थ पे 4 लड़कियां आपस में बात कर रही। एक ने कहा तुझे कैसे लड़के से शादी करनी है, तो पहली वाली ने जवाब दिया अपने को तो करोड़पति चलेगा। दूसरी वाली से पूछा तुझे कैसा लड़का चाहिए, बोले अपने को तो 50-50 लाख के 2 चल जाएंगे। तीसरी वाली से पूछा तुझे कैसा चाहिए, बोले अपने को तो 25-25 लाख के 4 चल जाएंगे। भगवान कसम, इससे पहले चौथी कुछ बोलती, हीरामणि उठा, उन 4 को अपने विजिटिंग कार्ड दिए, बोले देखो ऐसा है अभी तो मैं सो रहा हूं, जब 1000 रुपये आ जाओ तो मुझे जगा देना। क्या होती हैं बेटियां। हमारे गांव में एक महात्मा आते थे बनारस से, मेरी दादी सीधी सच्ची रोज उनको सुनने जाती। महात्मा जी ने एक बार अपने प्रवचन में एक जिक्र किया, बोले जिनके घर में एक बेटी का जन्म होता है उसके स्वर्ग का एक द्वार खुलता है, जिसके घर में 2 बेटी का जन्म होता है उसके स्वर्ग के 2 द्वार खुलते हैं। इतने में ही मेरी दादी सीधी सच्ची, उसने पूछ लिया महात्मा जी आप तो ये बताओ जिसके घर में 3 बेटियों का जन्म हो, बोले बेटा उसके घर में 3 स्वर्ग के द्वार खुलेंगे। और बोले जिसके 4 बेटी हो, तो बोले उसे 4 स्वर्ग के द्वार खुलेंगे। मेरी दादी बोली आप तो ये बताओ महाराज जी टोटल स्वर्ग के कितने द्वार होते हैं। महाराज जी बोले बेटा टोटल स्वर्ग के 7 द्वार होते हैं। मेरी दादी बोले मेरे बहू के 9 मौड़ी हैं, 2 क्या तेरा बाप खोलेगा। तो मेरा इतना सा निवेदन है कि कवि सम्मेलन को जरा मस्ती के साथ भी सुनो, बेशरम होके भी थोड़ा सुनो, तालियां वालियां बजाते रहो, वाह वाह करते रहो, क्योंकि कहते हैं जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। वरना 4-5 चेहरे यहाँ देखने में मुझे ऐसे लग रहा है कि यार ये जबरदस्ती जिंदा है। इसलिए मस्ती के साथ रहो, उदास होने से कुछ नहीं होता, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। मेरा तो एक दोस्त है बढ़िया, जा रहा था कार में गाने वाने चला के, तेज रफ्तार में बिल्कुल चला जा रहा था और गाना बज रहा था बेबी डॉल में सोना दी, बेबी डॉल में सोना दी। इतने में एक लड़की सामने आ गई, एक्सीडेंट, उसका दिमाग खराब, टेंशन, लड़की को लेके अस्पताल गया। अस्पताल में डॉक्टर उसका दोस्त बोला यार इसको सही कर नहीं तो केस बन जाएगा। उसने कहा तू टेंशन मत ले। गया ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन किया, बोले टेंशन मत लो लड़की एकदम सही। मेरा दोस्त खुश हो गया। डॉक्टर बोला टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बधाई हो तुम बाप बनने वाले। मेरे दोस्त का दिमाग खराब, उसने कहा यार मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ, मैं कहाँ से इसके बच्चे का बाप। वो बोला डॉक्टर के, वो लड़की कह रही यही लेके आया, यही होगा, उसकी याददाश्त चली गई। बोले तुम डीएनए टेस्ट करा लो। डीएनए टेस्ट कराया, डॉक्टर आया, बधाई हो डीएनए टेस्ट हो गया। डीएनए टेस्ट के अनुसार तुम बच्ची के बाप नहीं। मेरा दोस्त खुश। डॉक्टर बोला क्योंकि तुम तो बाप ही नहीं बन सकते। उसका दिमाग फिर खराब। बोले यार बात ये नहीं है कि बच्चों का बाप नहीं बन सकता, लेकिन समस्या ये कि घर में जो 3 खेल रहे, तो ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आइए, चूंकि कवि सम्मेलन है और महाविद्यालय में कवि सम्मेलन है, डॉक्टर दीपक गोयल जी के द्वारा कराया जा रहा कवि सम्मेलन, तो मैं चाहता हूँ साहित्य की बात भी होनी चाहिए, कविता की बात भी होनी चाहिए। गीत के लिए
देश के एक बड़े कवि हैं दिनेश प्रभात, उन्होंने कहीं कहा कि आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, वाह वाह करो। आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, चाहोगे तो कर लेंगे दो बात तुम्हारी बस्ती में, और मन के सूने आंगन में अगर एक घटाबन छाओगे, कर देंगे हम गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में।